श्री BN हाई स्कूल वडनगर, भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल, जहाँ पे हमारे यहाँ जो PM हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, जो इस नगर के भी है और इस स्कूल में पढ़े हुए भी है। करीबन 3-4 साल का शिक्षण यहाँ लिया है, 64 से 67 तक। और जब वो यहाँ पढ़ते थे तो हमारा जो NCC चलता है, नेशनल कैडेट कोर्प्स, NCC का भी फोटो भी हमने उसका यहाँ हमने लगाया है। और उस दौरान एक ड्रामा में उसने पार्ट भी लिया था। जोगीदास कुमार करके जो प्ले किया था, यही स्टेज पे किया था, उसमें उन्होंने रोल मॉडल जो मेन कैरेक्टर किया है। वडनगर से शुरू करके RSS से लेकर जब वो CM बने गुजरात के, उसके बाद PM बने, और वडनगर से दिल्ली तक का सफ़र और CM से PM का सफ़र, वो सारा हमने 2 बोर्ड पे यहाँ लगा दिया है। और पिछली बार करीबन 2019 में जब वो यहाँ आए तो अपना स्कूल देखकर स्कूल के अंदर आ गए और फिर यहाँ जो स्टेप्स है स्कूल के, वहाँ नीचे झुककर मिट्टी को सर पे लगाया और अपने सर पे तिलक भी किया। और इस जन्मभूमि का और उसकी जो स्कूल थी उसका भी उसने ऋण अदा किया, और वो बहुत इमोशनल भी हो गए थे। आपको जानकर यह खुशी होगी, इसी स्कूल में प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। वडनगर कुमार शाला नंबर 1, ये वर्नाकुलर स्कूल जो है, ये 1888 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रेरणा में हम विविध मूल्यों की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास 9 अलग अलग मूल्य हैं जो कि पेयर में हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा और सूचिता, परिश्रम और समर्पण, श्रद्धा और विश्वास, इनोवेशन एंड क्यूरियोसिटी, विविधता और एकता, जो कि ये सारे गुण हमारे प्रधानमंत्री जी में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ हर एक कक्षा जो है एक मूल्य को समर्पित की गई है। उस कक्षा में उस मूल्य के बारे में हम चर्चा करते हैं, उस भावना को हर एक विद्यार्थी में, हर एक टीचर में जगाने की कोशिश करते हैं, ताकि हर एक जन भारत की इस विकास यात्रा में अपना सक्रिय योगदान दे सके। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि यदि हमें आगे बढ़ना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, तो हमारी विरासत को जाने बिगाड़ हम आगे बढ़ नहीं सकते। आसमां में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, विकास का दीपक लेकर, सपनों को साकार करने, अभी तो सूरज उगा है। ना अपना, ना पराया, ना मेरा, ना तेरा, सबका तेज बनकर, अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते, प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, अभी तो सूरज उगा है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, अपनों से ध्वस्त होती आज है, कल बचाने और बनाने, अभी तो सूरज उगा है। नरेंद्र मोदी की ये कविता हमें उनके मानस और सपनों को समझने में मदद करती है। कविता तभी जन्म लेती है जब कोई संवेदनशील कवि दूसरे के दर्द को शब्दों में ढालने की कोशिश करता है। महाकाव्यों में कवियों ने युद्ध की विभीषिका, क्षत विक्षत शरीर, राक्षसों की भयानकता और पार्श्विक कार्यों से जीवन की विभत्सता को दिखाने की कोशिश की है। परंतु विभत्सता तो हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी है, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। सामाजिक कुरीतियां, सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में भ्रष्ट आचरण, अस्वच्छता, कलुषित विचार, सांप्रदायिक संघर्ष, दंगे, असामाजिक व्यवहार,
शोषण आदि विभत्सता को ही दिखाते हैं। ये भी एक कठोर सच्चाई है कि गंदगी, खुले में शौच, सड़क किनारे फैले हुए कूड़े करकट की ढेरियां घृणा जगाते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस विभत्सता को खत्म करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया। 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये अस्वच्छता सड़कों पर हो या भ्रष्टाचार, उसे हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प अटल है। भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम जड़ मूल से उसको उखाड़ करके रहने वाले हैं। पर हैरानी होती है कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ प्रधानमंत्री सहजता से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे उनके समर्थक और विरोधी दोनों अचंभित रह जाते हैं। जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो, ऐसे राष्ट्रहित के कार्य प्रधानमंत्री ने किए। जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से लंका को जला दिया था, तब लंकावासी इस अद्भुत घटना पर विश्वास न कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो वृंदावन के लोग भाव विभोर हो गए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐसे कई अद्भुत पराक्रम किए। इसमें से एक है काशी कॉरिडोर। ओम नमः शिवाय। सन 2017 की बात है। यूपी चुनाव के आखिरी दिनों में मोदी जी काशी में थे। वहां से वो हीराबा को मिलने अहमदाबाद गए। माँ के लिए वो काशी से प्रसाद लेकर आए थे। उन्होंने हीराबा से पूछा कि क्या उन्होंने कभी काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन किए हैं। हीराबा ज्योतिर्लिंग का हमेशा पूरा ही नाम लेती थी, काशी विश्वनाथ महादेव। फिर बातचीत में हीराबा ने मोदी जी से पूछा कि क्या काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर तक जाने का रास्ता अब भी वैसा ही है। ऐसा लगता है किसी के घर में मंदिर बना हुआ है। तो नरेंद्र मोदी ने हैरान होकर पूछा कि वो कब गई थी। हीराबा ने बताया कि वो बहुत साल पहले गई थी। माँ बेटे की इस बात ने नरेंद्र मोदी को काशी कॉरिडोर की कल्पना दी। काशी भारत की आस्था का केंद्र है, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है। काशी की गलियां और मंदिर जर्जर हो रहे थे। मंदिर तक श्रद्धावान आराधकों को संकरी और तंग गलियों से गुजरना पड़ता था। जन सुविधाओं का अभाव था। मोदी जी ने कल्पना को यथार्थ का रूप दिया और मंदिर को सीधे गंगा घाट से जोड़ दिया। इसी के साथ यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम, फूड कोर्ट जैसी सुविधाओं सहित कई भवनों का निर्माण किया। जब काशी विश्वनाथ धाम का ये नया रूप देश के सामने आया तो पूरा भारत विस्मय से भर गया। ऐसी ही एक चुनौती अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर की भी थी। राम भक्त लगभग 500 सालों से मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारे राम भक्तों को ये आशा थी, अब नरेंद्र मोदी एक अध्यादेश के जरिए अयोध्या में जन्मभूमि पर मंदिर बनवाएंगे। स्वाभाविक है कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ये निर्णय अग्नि परीक्षा जैसा था। वो सिर्फ हिंदू समाज के नहीं, अलग अलग आस्था और संप्रदायों का पालन करने वाले समाज के भी प्रधानमंत्री थे। ऐसे में कोई भी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय आस्था से जुड़ा निर्णय राष्ट्र के एक वर्ग को ठेस पहुंचा सकता था और ऐसा निर्णय हमेशा विवादों में रहता। कोई अयोध्यावासी नहीं चाहता था कि श्री राम को वनवास हो, पर माँ कैकेयी और मंथरा चाहती थी कि राम वन में जाएं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने बहुमत की जगह अल्पमत का
सम्मान किया और वन में गए। ये था हमारे संस्कृति पुरुष राम का आदर्श। मोदी जी ने श्री राम के आदर्श को अपने सामने रखा और निश्चय किया कि अब परिणाम जो भी हो, वे भारत के संविधान की रक्षा करेंगे और सर्वोच्च अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। सर्वोच्च अदालत के निर्णय से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का रास्ता साफ हुआ। भगवान सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण की परंपरा का निर्वाह कर दान के माध्यम से राम मंदिर के लिए निधि जमा की गई और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। सन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। संविधान से समाधान, ये भारत के लोकतंत्र की विजय थी। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। रामलला का मंदिर तो बन गया, पर अभी विरासत के उन धागों को जोड़ने की मोदी जी को जरूरत महसूस हुई, जो उत्तर को दक्षिण और पूर्व को पश्चिम से जोड़ते हैं। काशी और तमिलनाडु का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध सदियों पुराना रहा है। भारत का भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ था और उत्तर भारत पहुंचा था। तिरुवल्लुवर तमिलनाडु से थे, आदि गुरु शंकराचार्य केरल से आए थे, रामानुजाचार्य तमिलनाडु से आए थे, माधवाचार्य और बसवन्ना कर्नाटक से आए थे। भक्ति आंदोलन के अग्रदूत अलवार और नयनार संत दक्षिण से आए थे। ये सूची बहुत लंबी है। प्रधानमंत्री के सामने एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य था। हमारी नई पीढ़ी को भारत के सांस्कृतिक वैभव की याद दिलाने और उसका उत्सव मनाने के लिए मोदी जी ने काशी तमिल संगमम का 2022 में शुभारंभ किया। काशी में आयोजित तमिल संगमम ने भारत की सांस्कृतिक एकता को अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया। इसने संस्कृति के आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकता को बल दिया है। ये अद्भुत पल था जब धर्म, संस्कृति और राष्ट्र एक साथ उज्जवल हो उठे। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं। जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी भारत को विकास और विश्वास के पथ पर ले जाने लगे, वैसे वैसे उनकी आलोचना भी बढ़ने लगी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि कोई व्यक्ति बरसात में पानी की बूंदों से तो बच सकता है, लेकिन आलोचना से नहीं। लोग तो सत्यवादी हरिश्चंद्र और अपनी अस्थियों का दान करने वाले महर्षि दधीची को भी भला बुरा कहते हैं, तो निंदक मोदी को कैसे छोड़ते। कभी उन पर तानाशाही के आरोप लगे तो कभी असहनशीलता के, पर जैसे कबीरदास साहिब ने कहा है कि निंदा करने वाले को पास ही रखिए, हो सके तो उनके लिए अपने घर आंगन में कुटिया बनवा दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बिना पानी बिना साबुन के आपको निर्मल करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भारत की गणतंत्र की परंपरा का निर्वाह करते हुए आलोचनाओं से मुख नहीं मोड़ा, क्योंकि उन्हें भारत की जनता में विश्वास है। जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना। जो प्रधानमंत्री राष्ट्र को देवता मानता हो, उसे आलोचनाएं कैसे रोक सकती हैं? शायद ही राष्ट्र जीवन का कोई हिस्सा हो जिसे प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने स्पर्श ना किया हो। भारत को आजादी मिले 75 वर्ष होने आ रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वो अपने घरों में तिरंगा लहराएं
और आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। वंदे मातरम। ये महोत्सव उन स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में आयोजित किया गया था जिन्होंने आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। वंदे मातरम। आलोचकों ने इस पर भी टीका टिप्पणी की, पर यह केवल झंडा फहराना नहीं था, ये हर नागरिक के मन में राष्ट्र की आत्मा को जगाना था। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारा तिरंगा अब सिर्फ सरकारी भवनों पर ही नहीं, बल्कि हर घर, हर आंगन, हर हृदय में लहराने लगा है। हर घर तिरंगा भारत की एकता और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। तिरंगा हमारी एकता का सूत्र है। ये केवल उत्सव नहीं, एक सामूहिक आत्मबोध था कि आज का भारत जाग उठा है। हर घर तिरंगा आंदोलन ने भारत के हर नागरिक को राष्ट्र के साथ व्यक्तिगत रूप से जोड़ दिया। जब हर घर तिरंगा लहराया तो भारत का हर नागरिक विस्मय से भर उठा। देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और हम सब इस ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस की पुरजोश तैयारी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में तिरंगा ही तिरंगा छाया हुआ और ये भी खुशी की बात है, समाज का हर वर्ग शामिल है। भारत की बात हो और योग की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। भारत की विरासत योग विद्या, जो कभी केवल गुरुकुलों, आश्रमों और नदियों के घाटों तक सीमित थी, आज विश्व भर में फैल चुकी है। इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को जाता है। सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रकृति के प्रति सम्मान को आध्यात्मिकता का अभिन्न हिस्सा मानता है। यह प्रकृति की प्रत्येक देन को पवित्र मानता है। योग हमारी प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग मन और शरीर की एकता है, विचार और कर्म का मेल है, संयम और संतोष का संगम है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। ये स्वास्थ्य और कल्याण की समग्र दृष्टि है। ये केवल व्यायाम नहीं, बल्कि अपने आप से, संसार से और प्रकृति से एकात्मता का अनुभव करने का साधन है। जीवन शैली में परिवर्तन और जागरूकता उत्पन्न करके ये हमें जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। आइए हम सभी मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की दिशा में कार्य करें। भारत के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और 177 देशों ने सहमति दी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। इतिहास में पहली बार किसी प्रस्ताव को इतने सारे देशों ने समर्थन दिया। ये भारत की आध्यात्मिक धरोहर का विश्व द्वारा सम्मान था। 21 जून 2015 को जब सूरज उग रहा था, भारत से लेकर अफ्रीका और अमेरिका तक लोग एक साथ आसन कर रहे थे। ये एक अद्भुत दृश्य था। योग अब राष्ट्रीय सीमाओं से परे एक वैश्विक उत्सव था, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग द्वारा भारत की संस्कृति को विश्व की संस्कृति बनाया। मानवता के प्रति करुणा और सहयोग ने उन्हें विश्व बंधु बनाया। बचपन में हीराबा ने अपने बेटे नरेंद्र को एक सलाह दी थी। बेटा, अपना शरीर हमेशा अच्छा रखना, खुद को स्वस्थ रखना, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तभी तो आगे अच्छा काम कर पाओगे। विचार का बीज कैसे अंकुर से वृक्ष बनेगा, ये कहना वास्तव में कठिन है। एक और सामाजिक बदलाव, रूढ़ियों को तोड़ने और उन्हें नई दिशा देने की जद्दोजहद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को डिजिटल युग का भारत बनाने का बीड़ा उठाया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब इरादा सही हो तो आविष्कार कमजोर लोगों को सशक्त बनाता है। सन 2014 में भारत में करीब 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज
ये संख्या बढ़ के 97 करोड़ से ज्यादा हो गई है। 42 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 11 गुना ज्यादा है और सबसे दूर दराज के गांव को भी जोड़ते हैं। भारत में 5G की शुरुआत दुनिया में सबसे तेज गति से हुई है। यहाँ सिर्फ 2 साल में 4.81 लाख बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट अब शहरी केंद्रों और गलवान, सियाचिन और लद्दाख सहित सीमा की सैन्य चौकियों तक पहुंच गया है। जब हमारे प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की कल्पना रखी तो बहुतों को सपना लगता था। गांव-गांव तक इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल सेवा पहुंचाना असंभव लगता था, लेकिन प्रधानमंत्री का संकल्प दृढ़ था। उन्हें 21वीं सदी का भारत बनाना था और उन्होंने ये कर दिखाया। देश में डिजिटल क्रांति हुई। वो दिन अब दूर नहीं है कि बैंक पेपरलेस होने वाला है, बैंक प्रीमाइसिस लेस होने वाला है। पूरा बैंकिंग कारोबार आपके मोबाइल फोन से चलने वाला। पर ये डिजिटल क्रांति सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं थी। जहां कभी गांव में चिट्ठी पहुंचने में हफ्ते लगते थे, वहीं आज मोबाइल की स्क्रीन पर पलक झपकते ही दुनिया सामने है। अब गांव की माँ, बहन, बेटियां बैंक की कतारों में खड़ी नहीं होती। किसान सीधे अपने खाते में पैसा पाता है और छोटे दुकानदार भी कह सकते हैं यूपीआई या भीम से भुगतान कीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बने। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों, समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। आलोचक कहते थे ये सब प्रचार है, भारत तैयार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये सपना हकीकत में बदलने लगा। डिजिटल क्रांति ने साबित कर दिया भारत केवल उपभोक्ता नहीं, आविष्कारक भी है। इस डिजिटल क्रांति ने भारत की युवा शक्ति को नया आत्मविश्वास दिया। आज गांव का विद्यार्थी विश्व मंच पर ऐप बना रहा है और भारत का व्यापारी सिलिकॉन वैली से मुकाबला कर रहा है। आज ये सब जो अद्भुत और अकल्पनीय लगता है, नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की कल्पना से उपजा है। ऐसा ही एक अद्भुत कदम राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वालों को सम्मानित करने का था। ये सम्मान पद्म सम्मान है। माता बीर बंजम्मा जोगती कला लोक नृत्य। कई दशकों से समाज के गुमनाम लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में समाज को प्रेरणा देने वाले कार्य कर रहे थे, वो इस पुरस्कार से वंचित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी भारतीयों के लिए पद्म सम्मान पाने के अवसर के द्वार खोल दिए। उन्होंने पद्म सम्मान नामांकन द्वारा चुनने का निर्णय लिया। अब भारत का कोई भी नागरिक जो स्वयं को इस सम्मान के योग्य समझता है, वो अपना नामांकन भर सकता था। और भारत का कोई भी नागरिक किसी दूसरे प्रतिभाशाली नागरिक को सम्मान दिलवाने के लिए उनका भी नामांकन कर सकता है। ये सम्मान का लोकतांत्रिकरण था।
प्रधानमंत्री के इस प्रयास के कारण भारत ऐसे गुमनाम व्यक्तियों को सम्मानित कर सका जो समाज के हाशिए पर थे, हम जिनकी कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो बिना किसी प्रचार के अलग अलग क्षेत्रों में समाज और राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए काम कर रहे थे, उन्हें मोदी सरकार ने पद्म सम्मान दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई प्रधानमंत्री पीपल्स पद्मा इनिशिएटिव जैसा अद्भुत कदम भी उठा सकता है। मातृभक्ति, गुरु भक्ति, देशभक्ति, संस्कृति भक्ति और धर्म भक्ति हमारे जीवन मूल्य हैं। भक्ति उस हृदय में प्रवाहित होती है जहां समर्पण है, आस्था है और श्रद्धा है। नरेंद्र मोदी की यात्रा माँ के प्रति समर्पण है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, संस्कृति और परंपरा के प्रति आस्था की भी कथा है। नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मेरा भारत सो रहा है। मैं अपने हृदय के रक्त की एक एक बूंद को निचोड़कर अपने देशवासियों की नसों में संचारित कर दूंगा और तब जगेगा मेरा भारत। मुझे अपने देश पर पूरा विश्वास है। युगों की विपत्ति सहने के बाद भी उसमें अभी भी जीवन है और वो पुनः उठ खड़ा होगा। यदि तुम सच्चे देशभक्त हो तो अपने देश को जगाओ। वडनगर की गलियों से उठकर आया एक बालक आज देश के सामने राष्ट्र का सेवक बनकर खड़ा था। शपथ के बाद वे मां भारती के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर, संसद भवन गए और वहां संसद की सीढ़ियों को सिर लगाकर उन तमाम लोक सेवा के महर्षियों को प्रणाम किया जिन्होंने भारत का निर्माण किया था। संसद भवन के सोपानों के सामने सिर झुकाकर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को निःशब्द संदेश दे दिया था कि वे भारत की भक्ति के लिए आए हैं, भारत पर राज करने के लिए नहीं। यही तो भारत के ऋषियों की कामना थी। भारत का आदर्श तो भरत का आदर्श है जो राम की पादुकाओं को पूछ पूछ कर शासन करता है। भारत को उसका भरत मिल गया था। सत्ता जिसके लिए सुख नहीं, सेवा का व्रत है। प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी हीराबा का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे। हीराबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। माँ से जो जीवन मूल्य मिले थे उन्हें अब लोक जीवन में उतारने का समय आ गया था और नरेंद्र मोदी ने देश को प्रधानमंत्री के रूप में पहला संदेश दिया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ। आज 15 अगस्त को देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प लेकर के चलेंगे। हम देश के लिए काम आए, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भाइयों बहनों, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूँ, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा। अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया। भारत के ऋषि चिंतन का ये सार था जिसे भारत लंबे समय तक भूल बैठा था। ये वही नरेंद्र था जिसने स्वयं को तपस्या से गढ़ा था और अब वही तपस्या समाज के लिए समर्पित थी। सन 2014 से शुरू हुई ये यात्रा केवल राजनीति की कहानी नहीं, ये समाज, संस्कृति और आत्मविश्वास के पुनर्जागरण की कहानी है। ये समाज और राष्ट्र निर्माण की कहानी है। प्रधानमंत्री पद संभालते ही नरेंद्र भाई ने कहा, मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूँ। उनका पहला संवाद सीधे जनता से मन की बात के रूप में आया। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ। और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे।
ये जनभक्ति राष्ट्रभक्ति का एक और रूप था। नरेंद्र भाई ने जनता से दूरी नहीं, निकटता चुनी। उन्होंने सत्ता की नहीं, सेवक की भाषा बोली। मन की बात देश और समाज के लिए एक आईने की तरह है। यह हमें बताता है कि देशवासियों के भीतर अंदरूनी मजबूती, ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उन मजबूतियों और टैलेंट को समाहित करने की, अवसर प्रदान करने की, उसको क्रियान्वित करने की। मन की बात ये भी बताता है कि देश की तरक्की में सारे 130 करोड़ देशवासी मजबूती और सक्रियता से जुड़ना चाहते हैं। मन की बात को उन्होंने पूरे भारत की बात बना दिया। मन की बात से उन्होंने हर दीवार तोड़ दी जो पिछली सरकारों ने प्रधानमंत्री और जनता के बीच बना रखी थी। भक्ति केवल देवी देवताओं तक सीमित नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्र ही सबसे बड़ा देवता है। उनके शब्द मेरा जीवन मेरा नहीं, ये राष्ट्र का है। यही है भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप, जहाँ राष्ट्र ही आराध्य है। माँ भारती की सेवा करते हुए प्रधानमंत्री हीराबा का भी स्मरण करते रहे। जब हीराबा 100 साल की हुई तब प्रधानमंत्री हीराबा से आशीर्वाद लेने गए। हीराबा ने अपने बेटे से कहा, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। अक्षर ज्ञान से वंचित माँ के मुख से ये वाक्य जीवन मंत्र के समान था। हीराबा नरेंद्र मोदी के जीवन की पहली पाठशाला थी, तो लक्ष्मण राव इनामदार और उनके स्कूली जीवन के शिक्षक उनकी दूसरी पाठशाला थे। लक्ष्मण राव इनामदार राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ के गुजरात के प्रांत प्रचारक थे। लक्ष्मण राव इनामदार ने उन्हें राष्ट्रीय मूल्यों और चरित्र निर्माण की शिक्षा दी थी, तो पाठशाला के शिक्षकों ने अक्षर ज्ञान। लक्ष्मण राव इनामदार ही वो गुरु थे जिन्होंने नरेंद्र के हृदय में राष्ट्रभक्ति का बीज बोया था। देश पहले, स्वयं बाद में। नरेंद्र, तुम्हें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, तुम्हारे साथ का हो, तुम्हारा विरोधी हो, तुम्हें उसके अच्छे गुणों को जानने का और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं को जितना हो सके उतना पीछे रखना और दूसरों को आगे करना। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो उनके मन में अपने सभी शिक्षकों का सार्वजनिक सम्मान करने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि माँ तो उनकी सबसे बड़ी शिक्षक रही हैं, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि माता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। नास्ति मात्र समो गुरुः। इसलिए उन्होंने हीराबा को भी मंच पर आने के लिए कहा। हीराबा का उत्तर था, देख भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तुम्हारा मेरी कोख से जन्म लेना लिखा हुआ था, तुम्हें मैंने नहीं भगवान ने गढ़ा है। हीराबा उस कार्यक्रम में नहीं गई। उनके सब शिक्षक आए थे, लेकिन हीराबा उस कार्यक्रम से दूर ही रही। उस समारोह से पहले हीराबा ने नरेंद्र मोदी को उनके एक शिक्षक जेठाभाई जोशी का स्मरण कराया। नरेंद्र मोदी ने आरंभिक अक्षर ज्ञान जेठाभाई जोशी से ही पाया था। राष्ट्र की आराधना के लिए प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का संकल्प किया। थोड़े ही समय में सबके प्रयास से इस संकल्प को आंदोलन में बदल दिया। मेक इन इंडिया का लक्ष्य था उत्पादन में भारत की प्रगति को बढ़ाना और ये निश्चित करना कि भारत जैसा प्रतिभा संपन्न राष्ट्र सिर्फ आयातक नहीं बल्कि निर्यातक भी हो। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए, कम मेक इन इंडिया। सन 2014 में हमारे देश में केवल 2 मोबाइल उत्पादक यूनिट्स थी। आज ये संख्या बढ़कर 200 से अधिक हो गई है।
आज भारत में उपयोग किए जाने वाले 99% स्मार्टफोन मेड इन इंडिया है। हम विश्व में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल उत्पादक बन गए हैं। आज के भारत के कई प्रतीक हैं। हमारी वंदे भारत ट्रेनें, ब्रह्मोस मिसाइलें और हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन सभी गर्व से मेक इन इंडिया लेबल को दिखाते हैं। मेक इन इंडिया पहल इसलिए भी खास है क्योंकि इसने गरीबों को बड़े सपने देखने के लिए पंख दिए हैं। मेक इन इंडिया भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम था। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना नहीं, बल्कि अपने विज्ञान, अपने उद्योग और अपने श्रम पर भरोसा करना। कोरोना महामारी ने सिद्ध कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत हमारे जीवन की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है सबका साथ। इसलिए उन्होंने देश को एक लक्ष्य दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसके लिए आवश्यक है कि समाज का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, किसान से लेकर कारीगर तक, विद्यार्थी से लेकर वैज्ञानिक तक सब एक साथ खड़े हों। हम सबका अनुभव है कि जनता को सरकार और नेताओं पर भरोसा नहीं था। इस विश्वास को वापस पाना है। इस भाव को जगाना है कि सरकार माई बाप नहीं, जनता की सेवक है। और ये विश्वास राजनीति से नहीं, संवाद और संवेदना से जीता जाता है। यही विश्वास एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व बंधु भारत का निर्माण करेगा। सबका साथ तभी संभव है जब काशी और कन्याकुमारी, नागालैंड और राजस्थान सभी अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक सूत्र में बंधे। यही सांस्कृतिक एकता भारत का मूल है। सन 2014 से 2025 तक की ये यात्रा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही नहीं, बल्कि उस भारत की यात्रा है जिसने स्वयं को पहचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा हर देशवासी से एक ही बात कहती है, संकल्प से समाज बदला जा सकता है और समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ताकत ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। एक विचार को पकड़ो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो। यही सफलता का मार्ग है। तुम्हें अंदर से बाहर की ओर बढ़ना होगा। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक बना नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा और कोई गुरु नहीं है। युवाओं, मेरी देश की धरती वीरों से भरी हुई है। अगर 100 युवक दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो जाएं, तो भारत बदल सकता है। भारत को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी का यही घोष है जो उन्हें वेदों और विवेकानंद से मिला। कभी कभी ऐसा लगता है राष्ट्रभक्ति ही नरेंद्र मोदी के लिए आध्यात्मिकता है। इसीलिए कभी गंगा, कभी हिमालय, तो कभी समुद्र उन्हें बुलाते हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। साधु सन्यासियों के प्रति उनका आकर्षण बचपन से ही रहा है। ये लगाव उनके विरक्त भाव के कारण था। जिन्होंने आत्म साधना के लिए संसार को छोड़ दिया है, उनकी सेवा करने का किशोर नरेंद्र कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक बार तो वो हिमालय की ओर चल भी पड़े थे, पर नियति ने उनके लिए और ही भूमिका तय कर दी थी और नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की सेवा करना तय किया। ये यात्रा भी एकांतिक यात्रा होती है, जहाँ कई बार व्यक्ति स्वयं को अकेला पाता है। पर संसार में ऐसी कई क्रांतियां हुई हैं जो एक ही व्यक्ति से प्रारंभ हुई हैं। कभी भगवान बुद्ध, कभी भगवान महावीर, कभी विष्णुगुप्त,
कभी आदि गुरु शंकराचार्य, कभी स्वामी विवेकानंद, कभी कबीर, कभी तुलसीदास और कभी महात्मा गांधी जैसे इतिहास पुरुषों ने भारत और मानवता को नई राह दिखाने की कोशिश की। कौन सी शक्ति थी उनके पास? उनके पास संकल्प की शक्ति थी। मानवता का भला करने और उन्हें दुखों से मुक्ति दिलवाने की तीव्र इच्छा ही उनकी शक्ति थी। नरेंद्र मोदी के आलोचक भी मानते हैं कि मोदी जी संकल्प शक्ति के धनी हैं, पर एक विरक्त राजनीति के दलदल में अपने को शांत और सक्रिय कैसे रख सकता है? क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी कभी केदारनाथ, कभी काशी विश्वनाथ और कभी कन्याकुमारी चले जाते हैं? राजनीतिक वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप के बीच वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने और मन को शांत रखने के लिए आध्यात्मिक चेतना से भरे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि मां भारती की परिक्रमा करते हुए 2024 के चुनाव में उनकी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। संत रविदास जी की तपोभूमि, गुरुओं की भूमि पंजाब में आखिरी सभा करने का उन्हें सौभाग्य मिला। इसके बाद वे कन्याकुमारी में उनके चरणों में बैठने के लिए गए। उन शुरुआती पलों में चुनाव का कोलाहल उनके मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। रैलियों में, रोड शो में देखे हुए अनगिनत चेहरे उनकी आंखों के सामने आ रहे थे। माताओं, बहनों, बेटियों के असीम प्रेम का वो ज्वार, उनका आशीर्वाद, उनकी आंखों में मोदी जी के लिए विश्वास, वो दुलार, वो सब कुछ आत्मसात कर रहे थे। उनकी आंखें नम हो रही थी। वे शून्यता में जा रहे थे, साधना में प्रवेश कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में राजनीतिक वाद विवाद, वार पलटवार, आरोपों के स्वर और सारे शब्द सब अपने आप शून्य में समाते चले गए। उनके मन में विरक्ति का भाव और तीव्र हो गया। उनका मन बाहरी जगत से पूरी तरह अलिप्त हो गया। जिम्मेदारियों के बीच ऐसी साधना कठिन होती है, पर कन्याकुमारी की भूमि और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ने उसे सहज बना दिया था। ये मेरी अहम से वयम की यात्रा है। मेरे लिए आपके साथ मेरा ये मौन संवाद एक प्रकार से मेरी स्पिरिचुअल यात्रा की अनुभूति का भी अंश था। कई लोगों ने मुझे चुनाव की आपाधापी में मैं केदारनाथ क्यों चला गया, बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आपका हक है, आपकी जिज्ञासा भी मैं समझ सकता हूँ और मुझे भी लगता है कभी मेरे उन भावों को आप तक कभी पहुँचाऊँ। लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर मैं उस दिशा में चल पड़ूंगा तो शायद मन की बात का रूप ही बदल जाएगा। मेरे लिए मुझसे मिलने का वो अवसर था। एक प्रकार से मैं मुझे मिलने चला गया था। इस विरक्ति के पलों के बीच, शांति और नीरवता के बीच उनके मन में निरंतर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के लक्ष्यों के लिए विचार उमड़ रहे थे। कन्याकुमारी के उगते हुए सूरज ने उनके विचारों को नई ऊंचाई दी। सागर की विशालता ने उनके विचारों को विस्तार दिया और क्षितिज के विस्तार ने ब्रह्मांड की गहराई में समाई एकात्मता का एहसास कराया। भारत हजारों वर्षों से विचारों के अनुसंधान का केंद्र रहा है। हमने जो अर्जित किया उसे कभी भी अपनी व्यक्तिगत पूंजी मानकर आर्थिक या भौतिक मापदंडों पर नहीं तौला। इसीलिए इदम न मम ये भारत के चरित्र का सहज एवं स्वाभाविक हिस्सा हो गया है। नए भारत का स्वरूप हमें गर्व और गौरव से भर देता है, लेकिन साथ ही ये 140 करोड़ देशवासियों को उनके कर्तव्यों का एहसास भी करवाता है। अब एक भी पल गंवाए बिना हमें बड़े दायित्वों और बड़े लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाने होंगे। हमें नए सपने देखने हैं, अपने सपनों को अपना जीवन बनाना है और उन सपनों को जीना शुरू करना है। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में कहा था कि हमें अगले 50 वर्ष केवल और केवल देश को समर्पित करने होंगे। उनके इस आह्वान के ठीक 50 वर्ष बाद 1947 में भारत आजाद हो गया। आज देशवासियों के पास वही स्वर्णिम अवसर है। हम अगले 25 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करें। हमारे ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों और आने वाली सदियों के लिए नए भारत की सुदृढ़ नींव बनकर अमर रहेंगे। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। जब व्यक्ति
अनासक्त भाव से अपने जीवन की आहुति लोक कल्याण के लिए देता है, तब शांत रस भीतर प्रवाहित होता है। नरेंद्र मोदी का जीवन एक यज्ञ है। इस यज्ञ में उन्होंने तन, मन और जीवन राष्ट्र को अर्पित कर दिया है। इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम नमः। मेरा जो कुछ भी है वह राष्ट्र को समर्पित है। भारत माता की